जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अबराना आप सभी के बीच आपका लेसन थर्ड यानी मानव जनन को लेकर के आए हैं। आज हम सब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से इसमें हम कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन की संख्या यानी प्रश्नों की संख्या होगी, तो सिर्फ प्रश्नों की संख्या पे नहीं बल्कि हम इससे आगे भी देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ओके, तो चलिए हम आज अपना मानव जनन का जो हमारा पहला वीडियो जो है हम इसको शुरू करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए और जरूर बताइएगा लास्ट में कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा रहा। ओके, तो इनमें से पहला क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन का टाइप कुछ आपका दिख रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा कि इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण, क्लियर है, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की बात कर रहा है। तो जन्म दर नियंत्रण की कौन सी शल्य विधि है? शल्य विधि यानी सर्जरियन मेथड है, ठीक है। तो इसका सर्जरियन मेथड बताना है, तो इसका आंसर आप लोग बताएं और इसका आंसर हम भी बता देते हैं। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्लियर, यानी ए एवं बी दोनों। इसको एक ट्रिक से हम समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर देखिएगा, ठीक है, कि ये हमारा बात कर रहे हैं जन्म दर नियंत्रण की। ओके, तो जन्म दर नियंत्रण में देखेंगे कि कौन सा होगा, क्लियर। अब देखेंगे सबसे पहले एक दे रखा हमको कौन सा, ट्यूबैक्टोमी का, ट्यूबैक्टोमी, ट्यूबैक्टोमी, और एक कौन सा होता है, वसैक्टोमी। दोनों होता है, हम इसको हम लोग बोलते हैं नसबंदी, क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नसबंदी। ओके, तो एक होता है मेल में और एक किस्म होता है फीमेल में। हम लोग याद करेंगे ट्रिक से, टेक्निक से। जैसे सपोज दैट अगर हम लोग को बोला जाए कि चलिए दीदी के यहाँ जाना, ठीक है, तो हम लोग क्या बस 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। कैसे दिख रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, गए 2 बाल्टी पानी से नहाए, कपड़ा वपड़ा पहन करके झट से एकदम रेडी, मम्मी आई एम रेडी। ओके, बट इनमें अगर देखा जाए, अगर खासकर महिलाओं की अगर बात किया जाए, तो महिला लोग को तो नहाने में ही आधा घंटा लग जाता, फिर मेकअप वगैरह मतलब पूरा लेप पोत के बराबर कर लेती हैं, तो लेपने पोतने में समय ज्यादा लगता है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं लेपने पोतने में, तो ऑब्वियस है कि वो थोड़ी सी क्या दिखती है, खूबसूरत दिखती है। तो खूबसूरत दिखेंगी, जरा 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो हम बात करेंगे कि अगर तो खूबसूरत दिखेगा कौन, ऑब्वियस है कि फीमेल दिखेगी। तो ससुरी लेप पोत के अगर बराबर करेंगी तो ऑब्वियस है कि खूबसूरत। हम लोग कैसे, तो भसक्का टाइप कह सकते हैं कि मतलब बॉयज लोग दिखते हैं। वैसे ये बात गलत है भाई, आप लोग लेप पोत के बराबर किए, हम लोग कौन लेपते पोतते हैं, ठीक है ना। तो भसक्कर यानी अगर वसैकोटोमी की बात किया जाए, तो वसैकोटोमी किसमें होता है, तो पुरुष नसबंदी को वसैकोटोमी कहते हैं और स्त्री नसबंदी को ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। आई होप कि आपको इस ट्रिक से याद रहे कि भसक्कर, वसैकोटोमी, पुरुष, स्त्री, ट्यूबैक्टोमी, क्लियर। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, मासिक चक्र पाया जाता है, मासिक चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, आप लोग तब तक इसका आंसर देंगे एकदम ईमानदारी से, पेन पेपर लेकर के बैठेंगे। कितना सही हुआ मुझे ये भी लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि सर इतना आंसर सही हुआ है। मासिक चक्र की बात कर लिया जाए, तो मासिक चक्र जो होता है वह, इसका थोड़ा सा जनरल देख लेते हैं, 28 डेज का होता है, क्लियर है। कितने दिनों से शुरू होता है, तो 1 से 28 दिनों तक होता है। हाँ, प्लस माइनस 7 डेज भी होता है। अगर मान लिया जाए कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी में 35 डेज का हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 21 डेज का हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ध्यान रहे कि 21 डेज से कम नहीं होना चाहिए और 35 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो मासिक चक्र होता किसमें है, वैसे लेसन फर्स्ट में ही थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का और दूसरा ईस्ट्रस साइकिल का, ठीक है। ये दोनों जनन चक्र है, तो इसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा। आप लोग, हम जानते हैं कि गलत क्यों होंगे, आप लोग लगाएंगे मनुष्य की मादा में, जी बिल्कुल सही है।
स्तनधारी या स्तनपायी की मादा में, ये भी सही है भाई। तो ये दोनों है क्या, ये दोनों प्राइमेट वर्ग के ही तो स्तनधारी हैं। चाहे हम लोग मनुष्य की बात कर लें, चाहे स्तनपायी की बात कर ले, ये दोनों किस वर्ग का, तो प्राइमेट वर्ग का। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग फ्लो में ऑप्शन गलती कर दिए एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं अंडे का निर्माण। अंडे का निर्माण होता है, चलिए देख लेते हैं इसका थोड़ा सा, या तो इसका हम बता देते हैं ऐसे। अंडे का निर्माण जिसको हम लोग बोलते हैं ओजेनेसिस। अच्छा जेनेसिस मतलब क्या होता है सर, तो जेनेसिस मतलब होता है निर्माण करना। जेनेसिस मीन्स क्या होता है सर, तो निर्माण करना। तो किसका, एग का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, एग का निर्माण करना। तो एग के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस, यानी अंड जनन इसी को बोलते हैं। ठीक है, अंड जनन। ऐसे देखा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ओवरी। क्या होना चाहिए था, ओवरी। अंडाशय में होता है, लेकिन अब देखिएगा ओवेरियन फॉलिकल यहां पर दे रखा है ना, जी सर ओवेरियन फॉलिकल है, तो फिर इसका आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन का नियंत्रण। याद रखिएगा हमसे यहां जो पूछा है वो पूछा है नियंत्रण के बारे में, यानी कंट्रोल। कंट्रोल कौन करता है, तो सर इसका देखेंगे कि कंट्रोल करता कौन है। एक्चुअली हम जानते हैं शुक्राणु जनन, इसके बारे में थोड़ा सा पहले देख ले। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। सर यहां भी जेनेसिस आया, इसका मतलब यहां भी सर निर्माण होगा। तो जी बाबू यहां भी क्या होगा, निर्माण होगा। तो किसका निर्माण होगा, स्पर्म का निर्माण होगा। तो कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस, यानी वृषण में शुक्राणु के निर्माण को क्या कहेंगे, तो हम लोग उसको कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। तो फिर देखेंगे कि होता कहां पे है। सपोज दैट मान लिया जाए, देखिएगा एक पेज लेकर के समझा देते हैं आपको, अपने पास कमी नहीं है इसके। आखिरकार देखिएगा अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो ये सर क्या रहा, सपोज दैट ये टेस्टिस रहा। ठीक है, टेस्टिस होने के बाद हम जानते हैं इसके बारे में, आप जनरल क्लास में पढ़ेंगे कि इसके बाहर जो होता है यह 3 लेयर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वास्कुलोसा। चलिए साथ में लिखते चलते हैं, वास्कुलोसा, एल्बुजिनिया, और कौन सा है तो वेजाइनालिस। कोई दिक्कत, ये ट्यूनिका, टी फॉर क्या है तो सर ट्यूनिका है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो होती है ये कुछ अंदर से सराउंडिंग में क्या होती है कि ये फोल्ड कर जाती है। तो ये फोल्ड करने के बाद क्या होती है कि फोल्ड करने के बाद ऐसे कुछ टेस्टिस के अंदर ये क्या बनाती है, कुछ लोब्यूल बनाती है। ये जो बीच में जो बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लोब्यूल। समझेंगे इस चीज को, लोब्यूल, या फिर इसको हम लोग कक्स भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कंपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको हम बता रहे हैं, बाइलिंगुअल क्लास चल रही है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप। तो ये सर ये जो कंपार्टमेंट दिख रही है, तो सर इस कंपार्टमेंट का नंबर कितना होगा, तो इस कंपार्टमेंट का नंबर होता है सर 250। एक टेस्टिस में कितने होंगे, तो 250 कंपार्टमेंट होंगे। ठीक है सर, अब देखा जाए कि इस कंपार्टमेंट में सर बात कर ले थोड़ा सा कि कितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, तो एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। क्लियर। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में किसका निर्माण होता है, तो सर स्पर्म का निर्माण होता है। अब जरा हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को अलग बनाएंगे, जरा देखेंगे। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है। ओके, अब इसके बीच में जो स्पेस दिख रही है, तो ये स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या इंटरटेस्ट्यूलर स्पेस भी कह सकते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस या वैक्यूल भी कह सकते हैं। सॉरी वैक्यूल नहीं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके जी सर,
तो इंटरस्टिशियल स्पेस के बाद इसी में इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल होती है, जिस सेल को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहेंगे? तो इसको इंटरस्टिशियल सेल। इसी को हिंदी में हम लोग इसे अंतराली कोशिका कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? तो अंतराली कोशिका। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये अंतराली कोशिका हो गया। अब देखते हैं कि इस अंतराली कोशिका से एक मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन का स्रावन होता है। किसका स्रावन होगा? एंड्रोजन का। यानी समटाइम्स इसको शायद पुंजन भी लिख दिया जाता है। एंड्रोजन का सिक्रीशन होता है। फिर एंड्रोजन में अगर सबसे मेन एंड्रोजन पूछे आपसे तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये हिंदी में भी सेम ही है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये शुक्राणु कितना बनना है इसमें, ये किस पे डिपेंड करता है? तो टेस्टोस्टेरोन पे। और टेस्टोस्टेरोन है क्या? तो ये एंड्रोजन है। ये निकलता कहां से है? तो इंटरस्टिशियल सेल से, एंड इट इज द पार्ट ऑफ टेस्टिस। ये किसका पार्ट है? तो टेस्टिस का, यानी वृषण का पार्ट है। अब क्वेश्चन की ओर ले चले हम आपको। पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि नियंत्रण कौन करता है? तो नियंत्रण करता है सर एंड्रोजन करता है। नियंत्रण कौन करेगा? तो एंड्रोजन करेगा। अब देखिएगा आप यहाँ पे एंड्रोजन ही अपने पास है, टेस्टोस्टेरोन तो है नहीं। तो फिर नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा। अब यहां से थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं एक्स्ट्रा चीज, आप बस बने रहिए ताकि आपको छूटे ना। तो सर नियंत्रण करने का काम किसका है? तो सर नियंत्रण करने का काम तो एंड्रोजन का है। लेकिन सर जो बढ़ रही है शुक्राणु, ग्रोथ कर रही है, उसको पोषण प्रदान कौन करता है? तो देखिएगा बाबू, ये यहां पर कुछ कोशिकाएं होती है। ये यहां पर क्या है? कुछ कोशिकाएं हैं। इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं, यहां पर पहले बता देते हैं, ये कुछ कोशिकाएं हैं। इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। कोशिका को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है? स्पर्मेटोसाइट। और ये सर बीच वाली जो दिख रही है सर, ये फिर कौन सी है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू सर्टोली सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। चूंकि साइंटिस्ट का नाम था सर्टोली, इसी के बेस पे इसका नाम क्या आया? सर्टोली सेल आया। तो शुक्राणु जो होते हैं यह इसी सर्टोली सेल से लगे होते हैं। शुक्राणु किससे लगे होते हैं? तो सर्टोली सेल से। तो सर शुक्राणु को अगर बात किया जाए पोषण प्रदान करने की, तो शुक्राणु को पोषण प्रदान कौन करता है? तो सर्टोली सेल करता है। बाबू एक एक पॉइंट आपके माथे तक मतलब एडजस्ट कराने का कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी पॉइंट को हल्के में नहीं लीजिएगा। क्यों? अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया ना तो फिर उस दिन तो अपने लोग की बैंड बज जाएगी। तो सर शुक्राणु को पोषण भी प्रदान कर दिया, कंट्रोल भी। तो सर जरा एक चीज मेरा मन करता है कि बता दें, जब इतना चल अगर खोपड़ी में छेद कर रहे हैं, थोड़ा और छेद कर दे रहे हैं। सर शुक्राणु को परिपक्व कौन करता है? तो उसका नाम है सर इपिडिडाइमिस, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवृषण। ऐसे इपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट होते हैं, लेकिन उतना हम लोग देख नहीं रहे, शॉर्ट में हम बस बोल दे रहे हैं। आप अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं। पहले को बोलते हैं कॉर्पस, उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं कैपुटा, और तीसरा बोलते हैं कॉडा। कॉर्पस, कैपुटा, कॉडा। क्लियर हो गया? ट्रिपल सी। तो इसमें क्या होता है सर? इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृषण। तो इसमें शुक्राणु का मैच्योरेशन होता है। अगर आगे फिर से आएगा तो फिर से हम इसके बारे में डेप्थ करा देंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है? अब इसका आंसर अगर लगा लिए होंगे तो फिर इसका हम डिस्कस करा रहे हैं। तो एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग का।
तो सर एक्रोसोम है क्या? जैसे सपोज दैट ये हमारा एक्रोसोम वाला पार्ट है, क्लियर है? ये कौन सा पार्ट है? एक्रोसोम का पार्ट है। ये किसका पार्ट हो गया? तो सर शुक्राणु का पार्ट हो गया। ये यहां से इसका क्या कहलाता है? तो ये इसका कहलाता है हेड, ये इसका कहलाता है नेक यानी ग्रीवा, यानी फिर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गर्दन। और ये वाला पार्ट कौन सा होता है? तो सर इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस। क्या बोलते हैं? मिडिल पीस। अच्छा दिख जाएगा, कोई इशू नहीं है। मिडिल पीस जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य भाग, क्लियर? और ये सर है, ये टेल है यानी पूंछ है, क्लियर? अब ये सिर और ये कौन सा? ग्रीवा। अब देखिएगा यहां से, तो ये सर एक्रोसोम, ऐसे इससे प्रोटीन का भी निर्माण होता है, बट हम लोग उतना देख नहीं रहे। इसे रिसेप्टर तब तो जाकर के ओवम से बाइंड करेगा। लेकिन सर ये पार्ट तो हो गया शुक्राणु का, लेकिन सर ये किसका बना होता है? तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी आप क्लास 9 में पढ़ेंगे, 1898 में कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। पहली बात कि अगर ये दोनों को देखा जाए तो दोनों जो है, यह अगर आंसर लगा दे तो बोलना शुरू करें। ये फीमेल हार्मोन है। ये कौन सा है? फीमेल हार्मोन है। कोई दिक्कत? जी नहीं सर, फीमेल हार्मोन है। तो इसका सर निर्माण कहां होता है सर? तो इसका निर्माण काटने का ऑप्शन पहले बता रहा है, नहीं वृषण में होता है और नहीं किडनी में होता है, क्लियर? उसके बाद इसका निर्माण कहां होता है? तो इसका निर्माण सर प्लासेंटा में होता है। प्लासेंटा से कुछ चीज हम लोग याद कर लेते हैं। प्लासेंटा यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अपरा। देखिए जब भ्रूण मां के गर्भ में डेवलप कर रहा होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं IUL, इंट्रा यूटेराइन। हम भी लिख के पढ़ा रहे हैं बाबू, तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए इंट्रा यूटेराइन लाइफ। तो सर डेवलप कर रहा होता है भ्रूण, सिंगल सेल टावर होता है, जाइगोट होता है, तो सर उसको भी पोषण चाहिए जी, उसमें भी श्वसन चाहिए, उसमें भी परिवहन, उत्सर्जन यानी सभी क्रियाएं होगी। तो ये होता किसके माध्यम से है? तो ये अपरा के माध्यम से ही होता है। क्लियर हो गया ना? तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है। चलिए हो गया अपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है? आप बताएंगे। और आप ऐसे ही क्लास 11th में लेसन नंबर 10 में पढ़ना होता है, पढ़ना थोड़ा सा बताया जाता है क्या होता है। चलिए इसका आंसर बताना शुरू करें। तो सर क्लीवेज पहली बात है क्या? क्लीवेज अगर बता दिए तो फिर आंसर ही खत्म है। क्लीवेज है क्या? क्लीवेज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विदलन। जैसे सपोज दैट ये हमारा क्या रहा? सेल रहा, ठीक है? अगर एक सेल दो भाग में बट रहा है, एक सेल कितना भाग में बट रहा है? दो भाग में बट रहा है, तो ये फिर दोनों डॉटर सेल अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग अगर हो रहा है तो फिर इसकी साइज में बढ़ेगा। तो कोशिका का क्या होता है? आकार। इसको और बेहतर तरीकों से, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के बीच से एक दीवार लगा दिया जाए तो रूम का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि रूम एक चेंबर से दो चेंबर में बट गया है। तो एक चेंबर से दो चेंबर में बढ़ जाना बिना ग्रोथ के, उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज यानी विदलन। तो भ्रूण का आकार बढ़ता है? जी नहीं। कोशिका का आकार घटता है? जी नहीं। कोशिका का आकार कोशिका का आकार घटता है तो कोशिका का आकार तो सर घटेगा ना। अब ऑब्वियस है, ये सेल है, इसका आकार क्या होगा? घट जाएगा। रूम का आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि रूम तो एक ही था, बड़ा सा था, बीच से एक दीवार डाल दिए तो रूम का आकार फिर क्या हो गया? घट गया। लेकिन कोशिका का आकार मतलब संख्या में पूछे तो संख्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? ध्यान रखेंगे सही कथन। तो पहले देखेंगे क्या है क्या नहीं है।
चलिए इसका आंसर अब हम लोग देखना चाहेंगे, शुरू करेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन सुनेंगे, ठीक है। और इसी में समझाने का हम कोशिश करेंगे आपको, देखिएगा कौन सा कथन। आप लोग आंसर लगा लिए तो अब हम समझाना शुरू करेंगे। अंडे का सर्जन या अंड का सर्जन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूलेशन, यानी अंडो उत्सर्ग। तो सर अंडो उत्सर्ग तो हम जानते हैं कि 12वें से 14वें दिन होता है, 12वें से 14वें दिन। तो क्या यह सही है, गलत है, कट गया। दूसरा, प्रोजेस्ट्रॉन स्तर में वृद्धि 15वें दिन, गलत, कोई जरूरी नहीं है, ये लास्ट टाइम में बढ़ता है प्रोजेस्ट्रॉन में। इंडोमेट्रियम द्वारा पोषक का निर्माण और इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब होता है रोपण, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं आरोपण, क्लियर। तो 11वें से 18वें दिन नहीं सर, इंडोमेट्रियम नहीं सर। तो फिर हम लोग देखेंगे यहां से, आप लोग बने रहिएगा, और क्वेश्चन अभी कराया जाएगा डिस्कस, टेंशन नहीं लीजिए, वो दिख नहीं सकता उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कराया जाएगा यहाँ पे आपको, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ देखने का कोशिश करेंगे, क्लास ऑन ही रहेंगे हम लोग का। तो देख रहे हैं, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा बस थोड़ा सा। चलिए तो अब यहां से शुरू करेंगे हम लोग, कौन सा होगा। तो सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सॉरी बी होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी अगर हम लोग बात करें तो ओव्यूलेशन तो होता है कौन सा, सॉरी इसका प्रीवियस अगर देखना चाहे, ठीक है, तो अगर इसका देखना चाहें तो इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम एक्चुअली है क्या, अगर हम लोग बात करें इंडोमेट्रियम का, तो इंडोमेट्रियम होता क्या है, तो इंडोमेट्रियम होता है गर्भाशय का 3 स्तर होता है, क्लियर। एक बाहरी स्तर होता है, एक मध्य स्तर होता है, और एक आंतरिक स्तर होता है। तो आंतरिक स्तर को ही हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम, क्लियर हो गया। इंडोमेट्रियम अब इतना तक तो समझ में आया होगा। अब तो इंडोमेट्रियम जो होता है ना, वह इंडोमेट्रियम जो होता है वह फिर से कैवें दिन, तो मतलब जैसे सपोज दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें से 10वें दिन इसका फिर से क्या होता है, तो फिर से इसका रीनिर्माण होता है, पुनः निर्माण होता है, ताकि जाइगोट जो इम्प्लांट होगा, जाइगोट का जो इम्प्लांट होगा, ठीक है, तो इसमें आराम से आकर के क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर्टोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है। सर्टोली सेल बात कर रहा है हमसे, क्लियर हो गया ना। तो पहली बात देखेंगे कि सर्टोली सेल है क्या। तो हम लोग थोड़ा देर पहले, आई होप कि फिर से आपको ये वीडियो दिखने लगे, चलते हैं अब हम लोग फिर से उसी वाले पे, एक मिनट जरा बने रहिएगा। चलिए तो सर्टोली है क्या, सर्टोली, पता नहीं क्या इशू हो गया, जरा एक मिनट बने रहिएगा आप। हेलो, हेलो, चलिए तो हम लोग देखेंगे सर्टोली में होगा क्या, ठीक है ना। तो चलिए सही है, काम कर रहा, देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सर, अगर हमसे बात करा सर्टोली सेल, तो सर्टोली सेल हमने देख चुका है कि टेस्टिस में होता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्लियर हो गया। इसका आंसर कौन सा होगा, एलएच, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन किससे होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, क्लियर हो गया, या पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर हमसे पूछे स्मॉलेस्ट ग्लैंड, तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। तो निषेचन होने के लिए सर ना कैल्शियम की नीड होती है, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट अगर कम है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में किस तरह का प्लासेंटा, प्लासेंटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपरा। तो आप आंसर बताएं जब तक हम बता रहे हैं, इधर इसका ऑपरेशन करते हैं। अगर हो गया होगा तो फिर हम इधर स्टार्ट करते हैं। अगर लेसन थर्ड बढ़िया से पढ़ोगे आप लोग तो पढ़ना था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, शॉर्ट में हम लोग ईईएम बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसके साथ 4 जो होती है ना लेयर होती है, तो 4 में भी नहीं होते क्योंकि हम लोग डाइवर्सिटी के टॉप पे बैठे हैं, तो हम लोग में ना योग साक अब धीरे धीरे एब्सेंट होने लगा, क्लियर है। तो कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और कौन सा योग साक। तो सर हम लोग में ना कोरियोनिक प्लासेंटा होता है, तो कोरियोनिक प्लासेंटा ही सर हीमोकोरियल होता है और इसको बोलते हैं मेटाडिस्क्वाइडल। तो सर हम लोगों में ना इनमें से सभी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किस तरह का प्लासेंटा, तो कोरियोनिक भी होता है, हीमोकोरियल भी होता है और कौन सा मेटाडिस्क्वाइडल भी होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है, कौन सी हार्मोन रिटर्न में फिर से आ जाता है जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन होता है। तो आपका एनसीईआरटी जो दे रखा है, एनसीईआरटी का आप देखिएगा अगर डेटा तो फिगर कुछ इस तरीके का बनाया होगा और यहाँ पे 14वें दिन, 28वें दिन और 0 से शुरू किया होगा। आप देखेंगे कि 14वें दिन के करीब एलएच हार्मोन का बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है। जबकि अगर इसके बाद में देखते हैं तो फिर क्या होता है कि इसके बाद में अगर देख रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण जो होता है वह क्या बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे दिया कौन सा प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे एलएच नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा एस्ट्रोजन और यहाँ पे कौन सा होगा प्रोजेस्टेरोन होगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वापसी है ऑप्शन नंबर सी। एलएच भी सही है ये फोटो, क्योंकि एलएच जो होता है ना ये कॉर्पस ल्यूटियम से पहले क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम लोग टर्शियरी फॉलिकल भी कहते हैं, तृतीयक पुटिका कहते हैं ना, उसी को ग्राफियन पुटिका या ग्राफी पुटिका कहते हैं। एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम था आरबी ग्राफ, क्लियर। तो आरबी ग्राफ ये इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल जो देखते हैं ना, तो ग्राफियन फॉलिकल को ना रप्चर करने का काम यानी नष्ट करने का काम, तोड़ने का काम किसका होता है, एलएच का होता है, क्लियर हो गया ना। तो हो गया इसका आंसर, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रावन। तो जन्म के बाद माता के स्तन से निकलने वाला पहला गाढ़ा पीला दूध को, गाढ़ा पीला दूध को हम लोग क्या कहते हैं कोलेस्ट्रम। सर इसी को हम लोग खीस कहते हैं या इसी को हम लोग ना खिरसा कहते हैं। अब तो समझ में आया होगा खिरसा क्या है। तो पूछा है खिरसा में इनमें से कौन सा एंटीबॉडी होता है, इसमें से कौन सा एंटीबॉडी होता है, हम अभी बता रहे हैं सब कुछ, टेंशन नहीं लीजिएगा। एंटीबॉडी कौन कौन होता है तो आप आंसर लगा दिए होंगे, तो फिर हम चलते हैं अपने आंसर की ओर, ठीक है। अब देखेंगे पहले एंटीबॉडी। तो भाई एंटीबॉडी क्या है कि एंटीबॉडी जो है ना वह एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करता है। इसके जनरल क्लास में पढ़ोगे आप कि इसका शेप जो होता है ना सर वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर वाई के आकार का होता है। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर भाई आप पढ़ेंगे कि पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 2 हेवी चेन होता है, 2 लाइट चेन होता है, क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारा पढ़ना होता है, इतना जल्दी तो हम नहीं इसमें सब कुछ करा सकते हैं और बहुत लंबा हो जाएगा फिर, इसलिए हम शॉर्ट में बता देते हैं, क्लियर सुनिएगा। ये किस अंग्रेजी के तो कैपिटल वाई लेटर का होता है, क्लियर हो गया। अब देखेंगे तो एंटीबॉडी जो होता है वह समटाइम्स कहीं कहीं पे हम सीधा आप अपने क्लास के हिसाब से देखेंगे 5 प्रकार का होता है। आप
12th में है ना, आप इसी हिसाब से पढ़िए। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तो सर इस पांचों को याद करने का कोई आपके पास ट्रिक है? जी बिल्कुल मेरे पास ट्रिक है, टेंशन क्यों ले रहा है? याद कीजिएगा, हम लोग मोबाइल में बैठ करके गेम खेलते हैं ना, गेम। तो चलिए देखिएगा क्या खेलते हैं, गेम, GAME, हो गया ना। चलिए गेम। अच्छा सर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो SES बनाते हैं, चलिए छोड़िए, हम वो नहीं पढ़ा रहे। अब अपने मन से एगो डी जोड़ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गेम्ड, GAME, गेम, उसमें डी लगा देंगे तो गेम्ड। यानी एंटीबॉडी G, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी M, एंटीबॉडी E, एंटीबॉडी D। पांचों तो याद हो गया सर। आप कह रहे थे कि नहीं याद होगा, याद होगा यार, तुम पढ़ रहे हो, टेंशन मत लो, और तुम पढ़ रहे हो टॉपर्स योद्धा वालों से, ठीक है। तो गेम्ड क्लियर हो गया। तो सर इसको IG क्यों कहते हैं? इसको एंटीबॉडी G भी कहना सही है और IG भी कहना सही है। IG मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। फिर इसके हम समझाने के लिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो छोड़ देते हैं। आप सीधा रख लीजिए कि इसको IG भी कहते हैं और इसको AB भी कहते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट वैसा आएगा तो फिर इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी तो इतना याद रख लें कि एंटीबॉडी। चलिए देखेंगे तो दुग्ध में कौन सा होता है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, एंटीबॉडी A या IgA। सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन होता है? तो एंटीबॉडी G होता है, लगभग 75%, ठीक है। एक क्वेश्चन यही से हम आपको समझा दे रहे हैं, क्लियर। थोड़ा सा पैसेंस बना करके बस रखिएगा, यहां से हम समझा दे रहे हैं आपको, यहां से क्लियर है क्या। अब अगर मान लिया जाए कि इसमें हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने का, सुनेंगे। सर अगर मां के गर्भ में बच्चा है, क्लियर है जी बिल्कुल, तो सर उसको भी तो पैथोजन से लड़ने के लिए उसको भी तो एंटीबॉडी की जरूरत होती है जी। MHC मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी सेल, ये सब पढ़े होंगे वहां पे आप, MHC रिसेप्टर। तो सीधी हम बता रहे हैं कि सर उसमें मां से शिशु में, यानी मां से कह सकते हैं कि माता से भ्रूण में, माता से किसमें, भ्रूण में कौन सा एंटीबॉडी ट्रांसफर होता है। तो ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब हम पहले बोल दिया हम आपको कि ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको यहां पर समझाना चाहेंगे तो शॉर्ट में ही समझा रहे हैं हम आपको। कौन सा एंटीबॉडी, तो सर हम ये फला फिर से याद करेंगे, इसको फिर से एक बार देखेंगे, GAMED। अच्छा क्या सर G मतलब गॉड नहीं होता सर? तो होता है भाई। G मतलब क्या, गॉड मतलब क्या सा, भगवान। अब देखिए भगवान यत्र तत्र सर्वत्र होते हैं, मतलब उनकी मर्जी, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है भगवान के लिए, है क्या, नहीं है ना सर। तो G गॉड किससे शुरू हुआ, G से शुरू हुआ। तो एंटीबॉडी G जो है ना, यह माता से किस में ट्रांसफर होता है, भ्रूण में ट्रांसफर होता है। आई होप कि आपको यह याद हो गया होगा और मजा भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमाइनल प्लाज्मा सॉरी वेसाइकल के स्रावन द्वारा फ्रुक्टोज, आप पढ़े होंगे ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फ्रुक्टोज, हारुलोनाडेज, ये सब एंजाइम जो सिक्रीट होता है, उसमें शर्करा भी होता है। तो कह रहा कि उपस्थिति के कारण फॉरेंसिक जांच में, दया जरा पता लगाओ, वो जो CID देखते हैं ना और जो लैब उसमें देखते हैं, तो वो जो लैब हमारा आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस प्रदर्शित करता है, यानी क्या चीज प्रदर्शित करेगा, तो इसका भी आंसर पहले आप लगा लें। आई होप कि इसमें लगभग लोगों का गलत होगा और इसका ईमानदारी से आप कमेंट कीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या हुआ, लेकिन हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि लगभग लोगों का गलत होगा। हो गया इसका आंसर आपका। चलिए अब हम बताना शुरू कर रहे हैं, किसका बात कर रहा है, फ्रुक्टोज का। तो देखिएगा सर ये मिलता किस कंडीशन में है, जब किसी फीमेल का अगर रेप होता है, यानी अगर बलात्कार होता है ना, तो ऑब्वियस है बलात्कार होगा। तो बलात्कार के कंडीशन में क्या होता है कि मेल से उसमें उनके फीमेल के वेजाइना में सीमेन डिस्चार्ज होता है। क्या चीज डिस्चार्ज होगा सर, तो सीमेन डिस्चार्ज होगा। और सीमेन का जब हम लोग पढ़ते हैं पूरा इसका कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं सर, तो इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ चीज आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद काउपर ग्लैंड से भी कुछ चीजें आ रही होती है। उसके बाद
सेमाइनल वेसाइकल या सेमाइनल वेसिकल से भी कुछ चीजें आ रही होती है, मतलब सबसे आ रही होती है ना, तो सेमाइनल वेसिकल से क्या चीज, फ्रुक्टोज। क्लियर हो गया, फ्रुक्टोज। अच्छा ये है क्या, तो ये सर ना शुगर है। अरे ये शुगर चीनी वाला यार, ये कौन सा है सर, तो शुगर है, शर्करा। तो ऑब्वियस है कि सीमेन में क्या होगा, शर्करा होगा। सीमेन में क्या होगा, शर्करा होगा। और सीमेन डिस्चार्ज हो कहां रहा था, तो फीमेल के वजाइना में। कहां पे, तो फीमेल के वजाइना में, यानी फीमेल के कहां पर, तो योनि में डिस्चार्ज हो रहा था। तो ऑब्वियस है कि अब फीमेल के योनि में शर्करा दिखाई देगा, और जब शर्करा अगर प्रेजेंट है तो इसका ये मतलब कि वो फीमेल या तो अपनी इच्छानुसार या फिर उनके साथ जोर जबरदस्ती किसी भी तरीकों से उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है। क्लियर, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, तो इसमें तो अपनी इच्छित तरीकों से नहीं, बट इनमें जबरदस्ती, यानी जिसको हम लोग कहते हैं बलात्कार यानी रेप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, आप आंसर बताएं, हम बता रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। क्लियर हो गया। अब देखेंगे, आप इसका आंसर बताएं, हम इसका अभी और ऑपरेशन करेंगे, इतना से तो कुछ नहीं हुआ होगा इसका, अब इसका थोड़ा और ऑपरेशन करते हैं। चलिए देखेंगे इसका आंसर अगर आपको आ गया होगा तो हम इसका शुरू करते हैं। सर पहले क्या होता है, तो सर पहले स्पर्मेटिड होता है। क्लियर हो गया, स्पर्मेटिड ग्रोथ करेगा ना, तो सर क्या होगा, प्राथमिक, हिंदी में ही लिखना पड़ेगा यार आप लोगों के लिए, तो क्या होगा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। इसको हम बस यहां पे शुक्राणु कोशिका को ना इंग्लिश में लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा, स्पर्मेटोसाइट, और इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। क्लियर हो गया, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पीएस। अरे पुलिस स्टेशन नहीं रे भाव, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्लियर हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सर क्या बनेगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा सेकेंडरी यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से सर क्या बनेगा, तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से ना क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, या इसी को बोलते हैं हम लोग स्पर्म। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो हम जानते हैं कि प्राथमिक कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं। अच्छा शुक्राणु बनने की बात किया है, मतलब ये सर कोशिका कौन सी है, तो कोशिका तो सर जनन कोशिका है। कौन सी कोशिका, जनन कोशिका है। तो जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है सर, तो जनन कोशिका में बॉस, जनन कोशिका में जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन तो सर 2 चरणों में पूरा होता है ना जी। कितने चरणों में, 2 चरणों में पूरा होता है। तो देखिएगा यहां पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, समझा देते हैं। यहाँ पे ये हो गया स्पर्मेटिड्स। क्लियर, यहां पे कितना बना 2, तो ये हो गया प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। फिर से यहां से कितना बनेगा 2, तो ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट होगा। ठीक है, तो फाइनली बन कितना रहा है, तो 1 से 4। तो कितना बन रहा है, तो 4 बन रहा है। क्लियर हो गया ना, तो इसका आंसर आई होप कि समझ में आया होगा आपको। तो इसका आंसर हो गया होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे उतरा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण किस में, स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है। क्लियर, तो स्पर्मेटिड्स का कौन सा बन रहा है, तो देखिएगा हम पीछे ले चलते हैं, कौन बन रहा है, कहां गया फिगर वो वाला, स्पर्मेटिड्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और कौन बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ। और हम आपको बताए थे जेनेसिस मतलब क्या होता है, निर्माण करना होता है। तो स्पर्म बन रहा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अंडा के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं की बात कर रहा, तो इनमें ना सेंट्रोसोम या जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम या फिर क्या बोलते हैं सेंट्रियोल, तो इनमें ना सेंट्रोसोम का क्या होता है? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है सर। अरे भाई इतना बेसिक इंग्लिश यार एडजस्ट करो, कम से कम सीखो, साइंस से हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यानी हम लोग कह सकते हैं कि आज का देखेंगे, अभी क्वेश्चन थोड़ा है, प्रोस्टेट कैंसर के प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम, एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? वीकर, हिंदी में क्या बोलते हैं? वीकर। और एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन ही तो एंजाइम है, प्रोटीन ही क्या है? एंजाइम है। क्लियर हो गया ना सर? जी बिल्कुल, तो एंजाइम भी एक प्रकार से क्या है यार? प्रोटीन ही है। तो क्लिनिकल जांच के कौन सा? तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा मेल में पाया जाने वाला अगर कोई कैंसर है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है मनुष्य में। तो इनमें कौन सा? क्षारीय फॉस्फेटेज, क्षारीय फॉस्फेटेज पाया जाता है। क्लियर हो गया? मतलब जांच के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो क्षारीय फॉस्फेटेज यूज करते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोग तो इसका बता ही देंगे। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से, संयोजन मतलब होता है सर मिलना, आप लोग बताएं उधर से, इसी को बोलते हैं फ्यूजन, इसी को बोलते हैं संलयन, ठीक है? तो हो गया ना? क्या बनेगा? तो बनेगा युग्मज, इसी को बोलते हैं जाइगोट, इसी को बोलते हैं युग्मनज, कोई दिक्कत नहीं। और इसी को ना सर टोटी पोटेंसी सेल कहते हैं। जी बाबू, टोटी पोटेंसी सेल, जिसको स्टीवार्ड कहा था। कौन कहा था? स्टीवार्ड ने इसका ये किया था। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे पहले कहेंगे कि सर आपको तो, आप तो क्वेश्चन ही गलत दे रखे हैं। जी नहीं, थोड़ा सा तो अपने पास है ना कॉमन सेंस। सही आंसर, क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी सही है, बस ये देखना है कि आप कहां तक पढ़े हैं। ये क्वेश्चन आपकी एबिलिटी को, एबिलिटी नहीं, गलत बात, सब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से किसी को कैसे एबिलिटी चेक किया जा सकता है? नहीं, आपको बताएगा कि क्या आपने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो चलिए देखें, आप एक क्वेश्चन देखे होंगे, हम यहां पर जब तक इसका ऑपरेशन करना शुरू करते हैं भाई, आप एक पढ़ेंगे फीमेल के वजाइना में एक गोलाकार दानेदार संरचना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। ओके, क्लाइटोरिस को मेल के पेनिस से ये किया गया, समानता दर्शाया गया। मतलब क्लाइटोरिस हाईली सेंसेबल, तो ये भी क्या होता है? पेनिस भी हाईली सेंसेबल होता है। तो सर ये तो सही है, चलिए जान के। दूसरा क्या है? लेबिया मेजोरा। सर ये लेबिया मेजोरा होता क्या है? तो वजाइना जो होता है, तो वजाइना के सबसे बाहरी जो होता है स्ट्रक्चर मॉन्स प्यूबिस, तो मॉन्स प्यूबिस के नीचे, ठीक है, नीचे वाले सेक्शन में क्या होता है कि मतलब गुद्देदार संरचना होता है। क्लियर हो गया? गुद्देदार संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा, और उसके अंदर होता है लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा ये सब किसका पार्ट है? तो फीमेल के वाजाइना का है, ठीक है? तो लेबिया मेजोरा को मेल में किससे? तो मेल में ना सर इसको स्क्रोटम से ये किया गया है। किससे किया गया है? स्क्रोटम से। चलिए लास्ट क्वेश्चन ही है, फिर भी कोई दिक्कत, कोई बात नहीं है, हम लोग यहां पर देखेंगे, अपने पास है, बस थोड़ा सा वक्त लेना चाहेंगे हम आपसे। तो किससे? तो लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा कौन सा है? स्क्रोटम। कोई दिक्कत यहां से? नहीं सर। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर इतना समझ में आया, अगर मान लिया जाए, ठीक है, कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और जो क्वेश्चन समझ नहीं आया हो
उसके बारे में भी समझाएंगे, बताएंगे सर कि ये जो है ये समझ में नहीं आया सर, इसका फिर से को बताएं सर, तो हम उसको भी बताने का कोशिश करेंगे। और एक चीज हम कहेंगे कि आप हमारे जो चैनल जो है इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सब्सक्राइब ऐसा नहीं कि आप पे प्रेशर बनाया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप हमारे चैनल से कुछ भी अगर सीखे हैं, अगर कुछ भी सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स के पास ना शेयर करें कम से कम, ताकि आपका फ्रेंड भी सीखे, कुछ नया सीखने को मिले। इसी सीखने और सिखाने के क्रम में हमसे भी आप सीखें, आपसे भी हम सीखें। तो आई होप कि हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।